नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं मोहित वशिष्ठ जी, जनता सुरक्षा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एटीवी न्यूज़ चैनल पर मोहित जी। आवाज़ पहुँच रही मेरी आप तक? मोहित जी आप तक आवाज़ आ रही मेरी आप? मोहित जी आवाज़ पहुँच रही मेरी? जी, जी, नमस्कार जी, नमस्कार। जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है जी, आ रही है, आ रही आपको? है। जी, ओके, ठीक है। नहीं आप जवाब नहीं दे रहे थे, मुझे लगा कि शायद आप तक आवाज़ जो है नहीं पहुँच रही है। जी, तो जी, हम पहुँच सवालों की रही है, आ शुरुआत रही है करते भैया, आ हैं। रही है। तो हम सवालों की शुरुआत करते हैं। जानेंगे कि जनता सुरक्षा फाउंडेशन से जुड़े हुए कुछ तथ्य और समाज में किस तरह की हाँ, समस्याएँ आ रही हैं, क्लियर किस आ तरह रही की है, क्लियर आ बातचीत हो रही है। तो अब आपसे जो है पहला सवाल हमारा यही है, भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा जो है हर पार्टी करती है। फिर भी रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म है। क्या ये सरकारी मसाला है? बिना इसके जो है कोई तड़का नहीं लगता है और ये कभी बंद हो भी पाएगा? ये भी सवाल उठता है। भ्रष्टाचार क्योंकि इतनी सरकारें आईं, इतनी सरकारें गईं, एक गाँव तक का तो भ्रष्टाचार बंद नहीं हो पाया। ऐसे में हम क्या ही उम्मीद करें कि पूरे देश में भ्रष्टाचार जो है वो बंद हो जाएगा? जी, मोहित जी आवाज़ पहुँच रही मेरी आप तक? और शायद तकनीकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम के कारण जो है जी, तकनीकी जी, प्रॉब्लम के कारण शायद आप जो है बार-बार हट रहे थे। अब सवाल आप ध्यान से सुनिए, मेरा पहला सवाल है, क्या भ्रष्टाचार कभी हट पाएगा? आज़ादी से लेकर आज तक हमने एक गाँव ऐसा नहीं स्थापित कर पाया, एक शहर ऐसा नहीं बना पाया, एक तहसील ऐसी नहीं हम बना पाए, एक जिला ऐसा नहीं बना पाए। स्टेट और कंट्री तो बहुत दूर की बात है। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का जो लॉलीपॉप हटाने की बात होती है, कभी ये हट भी पाएगा? इसके साथ ही जीना पड़ेगा, यह एक कैंसर है और ये लोकतंत्र का कैंसर है। जो लोकतंत्र को लोकतंत्र के पैदा होने के साथ लगा है, इस कैंसर की कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज इसका नहीं है, इसके साथ जीना ही पड़ेगा हर नागरिक को। जी, जी, भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है, जो जनमानस के बीच में फैली हुई है। भ्रष्टाचार सभी लोगों को मिलकर के, एकजुट होकर के इस समस्या का निदान हो सकता है। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा प्रशासनिक क्षेत्र में होता है, कानूनी क्षेत्रों में होता है, डेवलपमेंट में होता है। वर्तमान में भ्रष्टाचार शिक्षा व्यवस्था में तो इतना भयंकर तरीके से फैला हुआ है कि निजी स्कूल इतना बुरी तरीके से जनमानस के साथ ठगी कर रहे हैं। निजी स्कूलों में हर वर्ष नई ड्रेस, हर वर्ष नया कोर्स, हर वर्ष नया रूल्स स्टार्ट हो जाता है, जिससे गार्जियंस जो वीकनेस बैकग्राउंड के गार्जियंस होते हैं, वो काफ़ी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, जिनकी 10,000 रुपये मात्र सैलरी है, 15,000 रुपये मात्र सैलरी है प्राइवेट तरीके से, और जी। 15,000 रुपये महीना मंथली खर्चा केवल शिक्षा का हो हुँ, जाता है। अगर सही मैंने अपने जनपद कासगंज में आज अपने जिलाधिकारी को भी अवगत कराया इस संबंध में कि जनपद कासगंज में, अन्य जनपदों में भी अपील करता हूँ सभी जिलाधिकारियों से कि भाई शिक्षा व्यवस्था पर भी थोड़ा फोकस किया जाए। जी। लेकिन आप समझते जी, हैं जितने भी हमारे और मैं दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर उनका कोई सवाल है, तो वो अपना सवाल लिख कर के भेज सकते हैं। उनके नाम के साथ, उनकी फ़ोटो के साथ लगातार दिखाया जाएगा और अगले आप 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप चाहते हैं, जो आप कर नहीं पाते अपने अध्यक्ष से और यहाँ पर अध्यक्ष जी हर सवाल का जो है जवाब भी देंगे और उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू बहुत बेहतर इंटरव्यू होगा और आप सबका अगर सहयोग रहा, तो और ज़्यादा जो सवाल हमसे शायद छूट जाएँ। तो उन सवालों को भी अगर आप लिख कर के भेजेंगे, तो हम साथ के साथ ही आप कमेंट बॉक्स में आप हमारे जो है अपने सवाल लिख सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं, वो हम सीधे लाइव आपसे पूछेंगे आपके नाम के साथ, आपकी फ़ोटो के साथ और आपके
कमेंट के साथ में ही आपके सवाल के साथ जो है सवाल पूछे जाएँगे। दूसरा हमारा जो वीडियो है वो आप अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी जो है जुड़ जाएँ और अध्यक्ष जी को भी सुन पाएँ और शायद उनके भी जो सवाल हैं, उनके भी उत्तर जनता सुरक्षा फाउंडेशन में शायद मिल जाएँ और उनकी भी एक मदद हो पाए। तो अब हम सवालों की फेहरिस्त में आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि दलाली को आप देश की जो है अर्थव्यवस्था का छुपा इंजन मानते हैं? हम मानते हैं कि देश के जो राजनेता हैं, उनकी पॉकेट मनी दलाली से ही चलती है और वो इस पर पूरी तरह निर्भर हैं। आपको एक हकीकत ही आपको बताता हूँ कि जिस समय विपक्ष में जब पार्टियाँ होती हैं, तो उनको भू-माफिया, एजुकेशन माफिया या फिर तमाम तरह के बालू माफिया, खनन माफिया, कई तरह के माफिया हैं, वो माफिया उनको लगते हैं। उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन तो नहीं होता है, लेकिन बातचीत सिर्फ की जाती है। लेकिन जैसे ही सामने वाली पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो सत्ता में आते ही वो माफिया उनके लिए आय का स्रोत बन जाते हैं। वहाँ उनको कमाई देने लगते हैं, तो विपक्ष में जो आया है, वो उनके खिलाफ चला जाता है। आपको लगता नहीं है कि ये सिर्फ जनता को महामूर्ख बनाने के लिए 70 सालों से नहीं, हज़ारों सालों से यही चल रहा है और ये जनता के साथ ही खिलवाड़ जो है होता आ रहा है। लोकतंत्र चाहे पुराना दौर राजतंत्र का रहा हो या फिर लोकतंत्र का, दोनों में जनता को ही मूर्ख जो है वो बनाया गया लगातार। जी। जी, ये एक ऐसी समस्या है, जनता बेचारी इतनी भोली-भाली होती है कि सभी पार्टियों के चक्करों में आ जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वर्तमान की पार्टी हो या पूर्व काल की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में ये लोग पहले जनता के लिए कई प्रकार की बातें करते हैं कि क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा, भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जाएगा, अवैध खननों पर कंट्रोल किया जाएगा, काम किया जाएगा। लेकिन जब इनकी सत्ता आ जाती है, तो इनकी पार्टी के नेता ही ऐसे असामाजिक कार्य करते हैं और अपने वादों को भूल जाते हैं और ये नहीं होना चाहिए। आज भी वर्तमान की पार्टी में भी काफ़ी नेता ऐसे हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं। उस पर प्रशासन भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर इतना होता है प्रशासन पर कि वो क्या करे। जातिवाद को लेकर के बात होती है, हमेशा कहा जाता है कि जाति खत्म होनी चाहिए। हम भी उसके साथ हमें भी लगता है कि जातिवाद एक बड़ा दंश है और अगर खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। कहीं कागज़ के नाम पर, कहीं उनको कानूनों के नाम पर उसको ज़िंदा रखने का भरसक प्रयास किया जाता है कि जाति कहीं गायब ना हो जाए इसके लिए। बहुत सारे कानून बनाए गए, जाति गायब ना हो जाए इसके लिए प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था बनाई गई, जाति गायब ना हो जाए कहीं, उसके लिए आरक्षण निकाले गए, जाति कहीं गायब ना हो जाए। तो जाति को ज़िंदा रखने का प्रयास की जातिगत जनगणना भी हो जानी चाहिए और दूसरी तरफ जाति के विरोधी। कैसे समझते हैं आप? क्या वाक़ई में राजनीति में जगह है जाति को खत्म करने की या खत्म होने ही नहीं देना चाहते हैं? चाहते हैं कि जाति अगर बनी रहेगी अस्तित्व तो तभी रहेगा। जाति खत्म, बात खत्म। तो जाति खत्म नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? जी। देखिए, राजनेताओं का ये जो जातिगत एक तरीके से चश्मा पहने हुए हैं ये जानबूझ करके जातिवाद को खत्म करना नहीं चाहते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी जातियों के आधार पर ही वोट बैंक बनाती हैं, लेकिन वादा इस प्रकार का करती हैं जैसे कि आने के बाद ये जाति बिरादरी बिल्कुल खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग स्वयं इस प्रकार की रणनीति बनाते हैं कि साहब वोट के समय पर जाति को एक नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसके बाद फिर जातिवादी फैल जाता है इन लोगों के बीच में। हुँ, जातिवादी नेता कुछ ऐसे हैं, जी। वर्तमान की सरकार में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो जाति बिरादरी बहुत मानते हैं और ठीक है, दूसरी जातियों को नज़रअंदाज करते हैं। हमारे एक दर्शक का अब सवाल आया है जन समस्या पर सुरक्षा पर आप जन समस्या को लगातार आप उठाते रहते हैं। तो अब सवाल हमारे पास हाँ, आया है सुरेश चंद्र शर्मा जी ने भेजा है, कहा है सबसे ज़्यादा स्कूल प्राइवेट में धांधली, भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर पहुँच गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई और जिसमें ऊपर तक सभी जो है वो लिप्त हैं, जो सरकारी हैं, कर्मचारी हैं और उनके पास सबसे बड़ी ये चीज़ है, आशीष शर्मा भी साथ में लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या प्राइवेट स्कूलों में है। कोर्स की किताबों को जो है अगर देखें तो हर साल बदल दी जाती हैं और बदलने के साथ-साथ जो है वो अच्छा खासा लोगों के ऊपर जो है ब फीस भी लगाई जाती है। क्या लगता है आपको इतने विद्यालय बंद होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बताया जा रहा है 60,000 से अधिक विद्यालय बंद होने जा रहे हैं सरकारी। मानते हैं आप कि
सरकारी विद्यालय बंद करना कोई सही फैसला हो सकता है क्या? आप 80,000 नहीं, बिल्कुल। 70,000 जो आप एक अध्यापक को जो आप दे रहे हैं, आप देखिए कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें 10,000 5,000 पाने वाला एक शिक्षक अच्छी एजुकेशन दे रहा है, तो उसको सरकारी कर दीजिए, उसको 15,000 20,000 महीने का दे दीजिए, 25,000 दे दीजिए। लाख रुपए एक अध्यापक को देने के बजाय 4 कर दीजिए आप, मेन उसमें आप बना दीजिए। तो मैन पावर में 25,000 आप सैलरी कर दीजिए, बहुत सारे उठे हुए चले आएँगे और जो प्राइवेट में जा रहे हैं, वो सारे आप उठा कर के पूरी क्रीम है वो, उनको उठा कर के आप दे दीजिए आरक्षण के कारण या फिर हम कहें अव्यवस्थाओं के कारण, उन लोगों को नौकरी सही से नहीं मिल पाई। जिनको लगना था सरकारी में, वो तो लगे नहीं, वो तो प्राइवेट में चले गए और जो प्राइवेट के लायक तक नहीं थे, झाड़ू लगाने के लायक नहीं थे, वो सरकारी हेडमास्टर जो है बन गए, लाख रुपए महीने का उठाने लगे। ना कभी कुछ पढ़ाया नहीं, एक बच्चा निकाल पाए। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये बड़ी समस्या है, ये लोगों की शिकायत भी है और सरकार इसे हल करना भी नहीं चाहती, बजाय इसके हल करने के वो सरकारी स्कूलों को ही अब ठेके पर टेंडर पर उठाने की तैयारी कर रही है, आने वाले समय में। जी। देखिए, ये जनता के साथ बहुत गलत होगा यदि ये स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को समाप्त करने का जो इनका प्रयास चल रहा है वर्तमान सरकार का, ये गलत है। जनहित में बिल्कुल गलत होगा ये। इनको इस प्रयास के चलते प्राइवेट टीचरों को देखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट टीचर बहुत अच्छे, कम सामान्य वेतन पर अच्छी मेहनत करते हैं और जी। सरकारी टीचरों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि प्राइवेट स्कूलों पर थोड़ा फोकस दीजिए। जो निजी स्कूलों में जो इस समय रिश्वतखोरी चल रही है, ड्रेसों को लेकर के, कोर्सों को लेकर के, और एक नया रूल्स बना देते हैं हर महीने, हर वर्ष में। तो शिक्षा व्यवस्था पर गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। जनता पीड़ित है, शिक्षा व्यवस्था में बहुत धांधलीबाजी चल रही है वर्तमान में और हर जिला परेशान है, हर जिला त्रस्त है शिक्षा व्यवस्था की वजह से। कोई जी। भी शासन का प्रतिनिधि शिक्षा व्यवस्था में निरीक्षण करने तक नहीं जाते हैं विद्यालयों में। इनको निरीक्षण करना चाहिए। एक अभिभावक और प्रशासन के बीच में एक मीटिंग भी करना चाहिए इनके लिए, जिससे अभिभावक अपनी बात को रख सकें। जी, सचिन शर्मा का एक कमेंट आया है, उन्होंने भी लिखा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान सेवा से और सचिन शर्मा प्राइवेट स्कूल में तो काली कमाई का धंधा हो रहा है। जी, सचिन शर्मा, अच्छा प्राइवेट स्कूल में काली कमाई का धंधा हो रहा है, ओके। तो काली कमाई का जो धंधा है, इसे बंद करने का कोई ना कोई तो विकल्प होना चाहिए, कोई ना कोई कानून तो आना चाहिए। क्यों आखिर सरकार इस तरफ नहीं जाना चाहती? क्या ये विद्यालय सभी उन्हीं माफियाओं के हैं जो सदन में बैठे हैं, लोकसभा, राज्यसभा में बैठे हैं? उन्हें माफिया ना कहें तो क्या कहें? उनके 10-10 विद्यालय चल रहे हैं, उनके साले के चल रहे हैं, साले के साले के चल रहे हैं, साले के साले, दूर तलक जो है, वो आपको दिखाई देगा कि कहीं दूर से भी कोई रिश्ता निकल आया कहीं अगर, तो आप समझिए कि उनकी जो है पूरी वंशावली जो है वो विद्यालयों पर, होटलों पर, ढाबों पर और इन्हीं पर जो है कब्जा करती है। कैसे ये सही हो पाएगा और किस तरह से जो है इसको सुधारा जा सकता है? सरकार कैसे इसको अमल में लाए? इस पर कभी समाधान के बारे में सोचा आपने? मतलब असल में कि क्या हम सरकार को सुझाव दें? क्या उनसे कहें कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से आप करिए? कोई सुझाव तो कम से कम होगा? जी। देखिए, इसमें समय-समय पर जनता ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा कर के गौर सरकार के लिए सचेत किया है और अपने-अपने विचार भी रखे हैं प्रशासन के माध्यम से। लेकिन सरकार इस विचारों पर अमल में नहीं लाई है, तो थोड़ा कहीं गवर्नमेंट भी लूज़ है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री तो बिल्कुल गूंगे बहरे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है यूपी में, शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है। जी। जबकि शिक्षा मंत्री हमारे अलीगढ़ से ही आते हैं, मैं बताना चाहूँ, वो वर्तमान में वहाँ से विधायक भी हैं। लेकिन जी। मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। अब छोटे-छोटे 2-3 सवाल जो जनता सुरक्षा के लिए ही रहेंगे। लेकिन एक इससे पहले कमेंट आ गया है जीएम इंडिया न्यूज़ से और ये लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में समस्या आ रही है, गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं और ये एक तरह से जो है शिक्षा का जो अधिकार है, जो एक आम आदमी का अधिकार है वो छीना जा रहा है क्योंकि अब तो ब्राह्मणों पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता कि भाई गुरुकुल में घुसने नहीं दे रहे हैं और अब पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब किताबों पर रोक जो है लगा रहे हैं, अब तो सरकार आपके सामने है, वोट आपने दिया है, लीडर चुना है, सरकार चुनी है, ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन साथ में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं। क्या जिले में शिक्षा अधिकारी के घर के बाहर इस बात के लिए प्रदर्शन नहीं होने चाहिए कि भाई आप कहीं भी रहिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन का
आप जो है समय निकालें और किसी न किसी विद्यालय में पिकनिक मनाने जाएँ, परिवार के साथ में। वहाँ का भोजन करने में क्या दिक्कत है? क्या मनुष्यों के लायक खाना नहीं बनता है? अगर जानवरों वाला खाना परोसा जा रहा है, आपका परिवार खा नहीं सकता है कि आप पूरे परिवार सहित आप जाएँ, वहाँ का भोजन करें और अचानक से किसी स्कूल में चले जाएँ। भई 12-1 बजे का लंच आपका होता है, 12-1 बजे खाना तैयार होता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी को ये चाहिए कि अपने पूरे परिवार के सहित सप्ताह में 1 दिन ही निकालना है और किसी भी विद्यालय में अचानक जो है दौरा करें, निरीक्षण करें और वहाँ सब परिवार भोजन करें। क्या समस्या है? क्योंकि खाना तो सही बन रहा है इंसानों के लिए। तो क्या ये लागू नहीं होना चाहिए और क्या इनको देखना नहीं चाहिए? कैसे आप देखते हैं कि खाना इंसानों के लिए ही वाक़ई है या फिर डाउट है? जी। देखिए, इसमें प्रशासन सबको जानते हुए भी मौन रहता है। प्रशासन को पता है कि किस प्रकार का खाना बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि कई जगह प्रशासनिक अधिकारियों ने जब निरीक्षण किया है तो खामियां पाई गई हैं। लेकिन हाँ, एक रूल्स बनाना चाहिए कि हर सप्ताह प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी को जाकर के वहाँ भोजन भी करना चाहिए, निरीक्षण भी करना चाहिए। और मैं तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करूँगा, अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए, जिससे आपको अनुभव हो, एक सामान्य परिवार का बच्चा कितनी चीज़ों को झेलता है, कितनी असुविधाओं से दूर रहता है। ये होना चाहिए, जी, रूल्स बनाना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स बनाना चाहिए, प्रशासनिक लोगों को भी, अधिकारियों को भी रूल्स बनाना चाहिए। जी। आशीष शर्मा का एक कमेंट आया है कि जनता दरबार में भी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या आप मानते हैं कि आईएएस, आईपीएस से लेकर के तमाम लोग हैं, ये सरकारी पैसे का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं? कहीं बंदरबांट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन जो असल समस्या पर बात अगर करें, तो उस पर कोई नहीं आ रहा, ना तो शिक्षा पर कोई बोल रहा है, ना चिकित्सा पर बोल रहा है। उन्होंने एक कार्ड जारी कर दिया और कहा कि ये आयुष्मान भव का कार्ड है, ये आयुष्मान कार्ड है। आपके जाते ही जाते धन्वंतरी जैसा इलाज होगा। ये समझिए कि अमृत की बूटी पिला दी जाएगी इसको देखते ही। और पैसे, उसकी तो चिंता ही मत करिए, ये तो कुबेर का खजाना दे रहा हूँ। बस आप लगाएँगे और धड़ाधड़ पैसा निकलेगा। चिंता नहीं करनी है क्योंकि सरकार हमारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाक़ई में ऐसा है या फिर स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, गरीबों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है? जो हॉस्पिटल उस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन पर ताला नहीं मार देना चाहिए? क्या ये गरीबों को एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है तो क्या है? जी, ये बहुत सी जगह देखा गया है कि आयुष्मान कार्ड मान्य ही नहीं करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं, और फिर उसके लिए पेशेंट के लिए दर-दर हॉस्पिटलों में भागना पड़ता है, भटकना पड़ता है, लेकिन कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। शासन ने नियम इस प्रकार के बना दिए जैसे क्या नियमों को पर खरी उतर गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जमीनी स्तर पर काफ़ी स्थिति खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी काफ़ी स्थिति लचर व्यवस्था दिखाई देती है। जी, ठीक है। एक और सवाल हमारे पास आया है हमारे दर्शक का कि सफाई कर्मचारी सैलरी ले रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है लगातार। सफाई तो बिल्कुल करना ही नहीं आता है, 5000 नौकर लगा रखे हैं, उल्टा-सीधा सफाई कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बीमारी जो है फैल ज़ाहिर-सी बात है। हमारे गाँव में चौकीदार हुआ करते थे पहले, अभी हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं है उत्तर प्रदेश में आपके। और पहले पूरे देश भर में चौकीदार हुआ करते थे, उनकी सैलरी तो 2500 भले ही होती थी। रात का उनका काम था कि वो गाँव के एक तरह से एसएचओ समझिए, रात को उठ कर के उनका पेट्रोलिंग करने का काम था। और जो शायद आज भी बहुत जगह वेतन और चीज़ें जारी हैं, लेकिन वो नौकरी करने नहीं जा पाते। गाँव के लोगों को भी मालूम नहीं है कि हमारे गाँव में चौकीदार है। गाँव में अगर चोरियाँ बढ़ रही हैं, तो चौकीदार को मुझे तो लगता है कि कूटना चाहिए सही से। अब हालाँकि यहाँ से ऐसा ऐलान करना भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है, या तो वेतन नौकरी छोड़ दीजिए अगर आपको ये शर्म आ रही है कि नहीं, अरे मुझे तो 4000 मिल रहा है, 5000 मिल रहा है, अब उसके लिए क्या मैं जगूँगा क्या रात भर? तो भाई आप 5000 ले ही क्यों रहे हैं? आप मना कर दीजिए कि ऐसी नौकरी को लात मारता हूँ जहाँ ₹5000 तो आप उसको आप छोड़ दीजिए, आप तो 5000 भी ले रहे हैं, तो किस लिए ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? एक तरह से दलाली नहीं आपको लगती है क्या? जो लोग वेतन ले रहे हैं, टैक्स के पैसे से ले रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है। प्रधान बन जाते हैं, प्रधान का काम ही नहीं है, उसको खुद नहीं पता चलता है गाँव में कौन-कौन है और कितने लोगों को सरकारी वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, वो काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा शिकायत जानी चाहिए। तो वो शिकायत हो नहीं पाती है। इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं और क्या? देखिए, ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं, जिससे कि चौकीदार को जो ड्यूटी दी गई है, उसको अपना ड्यूटी निभाना चाहिए।
जब भाई आपको चाहे सैलरी कम मिले या ज़्यादा मिले, अगर आपने नौकरी ज्वाइन की है, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो उसको आप ईमानदारी के साथ करो और लगनशीलता के साथ करो। अगर नहीं करना है तो मना भी कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत से लोग हैं। दूसरी चीज़ है प्रधान की, तो हर पंचायतों में देखा गया है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही हैं। वो प्रधानों की लापरवाही है कहीं ना कहीं। जो भी योजनाएं सरकार की होती हैं वो गरीबों तक उनको जोड़ना चाहिए, प्रधानों के लिए उनकी ड्यूटी बनती है। लेकिन क्या होता है, प्रधान खुद भ्रष्ट होते हैं कहीं ना कहीं, जी, तो कहीं ना कहीं वो योजनाओं से गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए दूर रखते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं योजनाएं। जी। विद्यालय को लेकर के एक और सवाल आया है। विद्यालय में सुझाव ये आया है कि आप विद्यालय में जब अध्यापक पढ़ा रहा है, एक तो शिक्षकों के जो है बच्चे अगर सरकारी जॉब में हैं और ख़ास करके शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर हो गया है, शिक्षा अधिकारी हो गए हैं, इनके बच्चे तो पढ़ने ही चाहिए। अगर जिलाधिकारी का बच्चा पढ़ेगा किसी सरकारी विद्यालय में तो निश्चित तौर पर जो है उसकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, एजुकेशन में सुधार होगा। दूसरा ये आता है कि जो गाँव में अगर पहले गुरुकुल जहाँ होते थे, जहाँ गुरु रहते थे, वहीं जो है, वहीं बच्चे भी रहते थे। आज एसी में तो गुरुजी पड़े हैं क्योंकि लाख रुपए मिल रहा है। जो अध्यापक हैं वो एसी कमरे में आराम से जो है सोते हैं। ले और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो उनको मच्छर काट रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उसी तरह से जी रहे हैं। क्या गाँव में जब इतना बड़ा स्कूल बना दिया, विद्यालय बना दिया तो उसके साथ में एक 2 रूम का एक सेट तैयार नहीं किया जा सकता? ताकि जिसकी नौकरी लगे वो सपरिवार उस विद्यालय में रहे, अपने बच्चे को भी पढ़ाए और ये अनिवार्य कर दिया जाए कि बच्चे को तो अपने खुद के पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर वो रहेगा उसी व्यवस्था और उसी माहौल में, तो कम से कम ये भी पता चलेगा कि भाई किस तरह से लोग रहते हैं, शिकायतें भी जाएँगी और चीज़ें भी होंगी। इसको लेकर के क्या आप सोचते हैं, क्या आप मानते हैं कि जैसे सरकारी आवास थानों में दिए जाते हैं, प्रशासन में दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही अगर अध्यापकों को सरकारी आवास जो है वो विद्यालय के साथ मिल जाए और सफाई कर्मी को भी के लिए भी एक कमरा हो जाए, कि गाँव में कोई सफाई कर्मचारी लगा है तो वो भी वहीं रहेगा। महीने भर करना क्या है? सुबह झाड़ू मारिए, शाम को आप मारिए, आपका काम ही 8 घंटे का है। बजाइए ना आप। और जो सरकारी कर्मचारी वहाँ नहीं रहता पाया जाए या कोई समस्या है, तो फिर उसकी लोग शिकायत कर पाएँ। तो जिनको सरकारी वेतन मिल रहा है, उनको एक आवास छोटा-सा एक कमरे का देने में क्या दिक्कत है? इतने तो पैसे बर्बाद होते ही हैं। 50,000 लाख रुपए और सही। क्योंकि फिर ये गलत काम भी नहीं हो पाएँगे, वो लोग ईमानदारी से अपना काम भी करेंगे। जी। जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये योजनाएँ बनानी चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हर अधिकारी का बच्चा जब सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, तो अधिकारी को भी लगेगा और बच्चे को भी लगेगा, सबको लगेगा कि सामान्य परिवार का बच्चा कैसी स्थितियों को झेल रहा है सरकारी विद्यालय में और कैसी सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है, किन असुविधाओं से जूझ रहा है। ये सभी अधिकारियों को जानना चाहिए और ये तभी जान पाएँगे जब इनका भी बच्चा एक सामान्य परिवार की तरह अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, सही तरीके से हुँ, वहाँ पढ़ेगा। जी, और ये भी बहुत आवश्यक है कि सफाई कर्मचारी हैं, सरकारी टीचर हैं, इनके सबके आवास, जैसे पुलिस कर्मियों के आवास दिए जाते हैं, छोटे-छोटे रूम दिए जाते हैं, इसी प्रकार से दिए जाएँ। जब इनका काम ही पढ़ाना है तो वहीं कॉलेज में रहो आप, अपना कार्य कीजिए। हमारे एक दर्शक का एक फिर एक सवाल आया है कि थाने में पीड़ित अपनी समस्या लेकर जा रहा है, लेकिन पीड़ित को ही डाँट कर, फटकार कर भगा दिया जाता है। इस पर मैं अपनी तरफ से जवाब देना चाहूँगा। आपकी कोई भी समस्या है ऐसी और संगठन से जुड़ी है, चैनल आपके लिए वचनबद्ध है और नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उनसे भी और आप अपने अध्यक्ष के द्वारा भी आप बैठ सकते हैं ठीक डिबेट में। आप अपनी समस्या बताएँ, आपके पास जो सबूत हैं आप उनको दिखाएँ। निश्चित तौर पर अब बीएसए नया बीएसए आया है भारतीय साक्षरता अधिनियम, उसके तहत यहाँ बोला गया और दिखाया गया हर सबूत बयान जो है कोर्ट में भी पूरी तरह से मान्य होगा। तो आप जो भी यहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएँगे, वो आपका एक तरह से साक्ष्य हो गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आपकी आवाज़ भी उठाई जाएगी और सुनवाई भी होगी। तो इससे आप निश्चिंत हो जाइए। आप जो है डिबेट में कभी भी आ सकते हैं, जब भी आप आना चाहें, आपकी कोई बड़ी, छोटी जैसी भी समस्या हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो, किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो, पुलिस से हो या प्रशासन से, सरकार से समस्या हो किसी और से, आप हमें जो है बता सकते हैं। तो ये आशीष शर्मा जी का जवाब था। एक और हमारे जो है लिखते हैं दर्शक
कि थाने में कोई गरीब आम आदमी अगर फिर एफआईआर करता है तो पुलिस जो है प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं होती है। और तो हमारे विलेज सिंधौली खुर्द में शराब के लोग जो है दुकान पर बैठ रहे हैं। आप ऐसे में एक काम कर सकते हैं कि एक चैनल का आप हिस्सा पार्ट बन सकती हैं भावना कुमारी जी, और करना सिर्फ इतना है कि स्टिंग ऑपरेशन करना है आपको। उसमें ना आपका नाम आएगा, स्टिंग ऑपरेशन का अर्थ यह है कि लाइव के दौरान या बिना लाइव के आपको ट्रेनिंग एक दे दी जाएगी। वहाँ से आप वीडियो बना सकती हैं और वीडियो बना कर के प्रसारित होगा, निश्चित तौर पर कार्यवाही वहाँ होगी। उस पर भी कार्यवाही जो है की जाएगी। जी, मोहित वशिष्ठ जी, अब सवालों में हम फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि लगातार लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, उनका जवाब भी देना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। तो अगला सवाल हमारा ये है कि अश्लीलता पर रोक लगाने की बात होती है, पर बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स का क्या? कला या फिर कमाई? छोटे-छोटे बच्चों को छोटे-छोटे कपड़े पहना के कहा जाता है बाल श्रम, बाल मज़दूरी बहुत गुनाह है। मतलब बाहर अगर कोई बाल श्रम कर रहा है, तो जिसने काम दिया है उसको भी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो सिनेमा में काम करते हैं, उनको उनका क्या? क्या वहाँ बाल श्रम में नहीं जोड़ा जाए? अगर बाल श्रम में नहीं जोड़ा जाए, तो फिर वो मज़दूरी क्यों लेते हैं वहाँ? उनको भी तो वो मज़दूरी मिलती है। उसके लिए तो कहीं संविधान में ख़ास कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है कि आप इसके तहत वहाँ पर ये चीज़ें जो है ले सकते हैं और ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? शायद मोहित वशिष्ठ जी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आज बार-बार लगातार जो है कट रहे हैं, और जो हम अपने दर्शकों के साथ बात करना चाहते हैं कि इस चैनल को अधिक से अधिक आप जो है लिंक सेंड करें, लोगों को सब्सक्राइब भी करवाएँ। हम हर रोज़ इस समय जो है आपको 8 बजे मिलेंगे उपस्थित। आपकी कोई अपनी समस्या है, तो आप चैनल में आ सकते हैं, कल से आप जुड़ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमें अपनी समस्याएँ बता सकते हैं। और समस्याएँ अगर आप बताते हैं तो निश्चित तौर पर ही उन पर सुनवाई भी की जाएगी और उन पर बातचीत भी होगी। बातचीत होगी तो आपके निदान के बारे में भी सोचा जाएगा, प्रयास यही किया जाएगा कि आपको जो है समस्या से राहत मिल सके। तो और किसी का कोई सवाल है, वो भी जो है कर सकता है। मोहित वशिष्ठ जी हमारे साथ में जो है फिर पुनः जो है जुड़ चुके हैं। तकनीकी समस्या के कारण लगातार वो बार-बार जो है हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो मोहित जी सवाल पर फिर पुनः जो है मैं लौटता हूँ। अश्लीलता पर रोकथाम कैसे लगाई जाए? हमारा युवा बिगड़ रहा है, हमारे लोग बिगड़ रहे हैं, सिनेमा पर कोई अंकुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कारों वाली पार्टी है, और इस पार्टी का कहना ही क्या है? लगातार फ़िल्में कहीं चाची की, भाभी की और किस-किस तरह की जो है फ़िल्में जो आ रही हैं आजकल सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही हैं, कहीं गंदी बात, कहीं ये, कहीं वो। तो इस तरह की जो प्रोग्राम बन रहे हैं, ये सब भाजपा सरकार में बन रहे हैं, भाजपा ही पास करके दे रही है उनको। कैसे देखते हैं कि क्या वाक़ई ये बच्चों पर जो असर पड़ रहा है, उसके लिए सरकार पूरी तरह से ज़िम्मेदार है या नहीं? सरकार खुद जो है लोगों को बिगाड़ रही है, और बच्चों को ख़ास करके युवाओं के लिए ये बहुत खतरनाक है। जी, वही। जी। देखिए, इसमें सरकार को भी कठोर कदम उठाना चाहिए कि जो अश्लीलता सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, वो बहुत घातक है युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए। सरकार को बहुत कड़ी तरीके से चेतावनी देनी चाहिए ऐसे युवाओं को, युवतियों के लिए, और एक नियम बनाना चाहिए कानूनी रूप से। और कुछ सामाजिक ड्यूटी भी है, कुछ लोग अपने जनताओं की भी ड्यूटी है कि भाई ऐसे सोशल मीडिया ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करें, जो भी अश्लील गाने हैं, अश्लील वीडियो हैं। जनता को भी जागरूक होना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि अश्लीलता परिवार में एक बहुत बड़ा ज़हर है, कई परिवारों को बिगाड़ के रख देती है। लेकिन सरकार को भी कठोर कदम उठाना चाहिए और ऐसी फ़िल्मों के लिए रिलीज़ नहीं कराना चाहिए, ऐसे गानों के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। एक सवाल और आया है हमारे दर्शक का कि प्रधानों के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाया जाए तो उसमें विधायक जी मदद कर देते हैं और अधिकारी को बोल देते हैं कि ये अपने आदमी हैं, और जिलाधिकारी चुप हो जाते हैं, जो अधिकारी हैं वो भी चुप हो जाते हैं। कितना आप सहमत हैं कि वाक़ई में क्या प्रधानों को लेकर के जो सरकार दावे करती है, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, वो वाली नीति अभी नहीं है, अभी भी लगातार जारी है। दूसरा, जो प्रधानों का वेतन है 5,000 है, आपको जान कर के आश्चर्य होगा। आपको लगता नहीं कि एक मज़ाक है?
या तो प्रधानी को समाज सेवा ही कर दिया जाए कि भाई आप समाज सेवक ही हैं, और या फिर आप जो है वेतन कम से कम इतना तो आप दीजिए कि उनको ज़रूरत नहीं पड़े चोरी करने की। तो अब वो 5,000 में क्या बचाएँगे, क्या खाएँगे और बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे, कितने का राशन उनका आएगा? तो प्रधान हैं, भाई प्रधान का तो कुछ बन नहीं सकता, वो तो गरीबी रेखा से ऊपर ही आते हैं। 5,000 मज़ाक लगता है आपको? कि देश में अभी भी लोकतंत्र में वाक़ई में ज़िंदा है, असल में। वेतन क्या नहीं बढ़ना चाहिए? 25-30 हज़ार, 50 हज़ार अगर प्रधान का होगा, तो वो शायद चोरी कम करे और नहीं भी करे, ऐसा भी हो सकता है, जेल जाने का डर रहेगा। तो सख्त नियम बनाने चाहिए, सख्त कायदे और कानून होने चाहिए। इसको लेकर के कैसे आप देखते जी, बिल्कुल, बिल्कुल सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए, क्योंकि आज के वर्तमान के समय में डिजिटल इंडिया में 5,000 रुपए नामात्र के लिए हैं, और सरकार से अपील करना चाहूँगा 5 की जगह 25,000 कम से कम करना चाहिए, जिससे उनके लिए करप्शन करने का कोई प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा है जब कम रुपए हैं तो इसलिए कहीं न कहीं प्रधान भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकतर पाए जाते हैं। और गवर्नमेंट को इस सवाल चीज़ और पर आया थोड़ा है फोकस करना चाहिए। जी, एक सवाल और आया है, कपिल गिरी जी का है, मुख्य जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन में कप्तान साहब का सहयोग हो तो जिला की ज़िम्मेदारी सही तारीख से चलेगी। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल। देखिए, पुलिस महकमे में पुलिस अधीक्षक पूरे जिले के मालिक होते हैं, और सभी विभागों में जिलाधिकारी मालिक होते हैं, हाई कमान होती है जिला की, और इनको अपने पद की गरिमा को देखते हुए अच्छे तरीके से जनहित में निर्णय लेने चाहिए, सकारात्मक। और प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को मिलकर के एक अच्छे कदम उठाने चाहिए जनहित में, जिससे भ्रष्टाचार नियंत्रण में आए। क्योंकि कई जिलों में देखा है कि वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। जब यही लिप्त पाए जाएँगे तो छोटे अधिकारियों का क्या हाल होगा, जनता का क्या हाल होगा? बहुत-बहुत धन्यवाद मोहित साहब, आप जुड़े हमारे साथ में और चैनल पर आपने बात भी रखी, तमाम समस्याओं पर भी बातचीत की, और आपके प्रशंसक और आपके जानकार भी जो है देख रहे थे, उनके भी अपने सवाल थे, उन्होंने अपने सवाल भी लिख कर के भेजे। चलते-चलते बस मैं इतना ही कहूँगा, किसी को चैनल की आवश्यकता है और उसको लगता है उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, चैनल पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकता है, चैनल के साथ जुड़ कर के अपनी बात पहुँचा सकता है और दूसरों की भी बात को आप पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ से बात उठेगी, बिल्कुल जाएगी, मोहित जी से आप संपर्क कर सकते हैं, चैनल पर जिस व्यक्ति को आना है, अपनी समस्या रखनी है, आप उनको बता सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय हमें बात रखनी है, तो ये भी आपके लिए सहायक होंगे और आपकी बात जो है चैनल पर रखी जाएगी। तो और कोई आप अपील या कोई मैसेज आप देना चाहते हैं मोहित जी, चैनल के ज़रिए वो आप जी, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ सब लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के कार्य करें, संगठन का सहयोग करें, मीडिया कर्मियों का सहयोग करें, मीडिया भाइयों का सहयोग करें, और सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ईटीवी न्यूज़ चैनल एक ऐसा चैनल है देश के अंदर जो निष्पक्ष जनता की बात रखता है, और आपकी हर समस्या को उच्च स्तर पर पहुँचाने के लिए सर्वप्रथम एक ईटीवी न्यूज़ चैनल काम कर रहा है। ईटीवी न्यूज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सहयोग करें, जिससे आप लोगों के लिए, आप लोगों की समस्या को उच्च स्तर पर पहुँचाने में सहयोग प्राप्त हो। मोहित वशिष्ठ साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए, और इसी तरह से हम हर रोज़ मुद्दे भी उठाते रहेंगे, आप समय निकालते रहें ताकि लोगों की समस्याओं को भी जो है उनको समाधान मिल जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता ईटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्कार।